नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे 6 राज्य ऐसे हैं जहां की 115 सीटों पर वोट डालने आने वाले मतदाताओं की संख्या में गिरावट देखी गई है। एक नए विश्लेषण में यह दावा किया गया है कि यह मानकर चला जाता है कि आबादी, वस्तुओं और कृषि का उत्पादन, कर संग्रह, इसमें हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है, भले प्रतिशत कम ज्यादा होता रहे। ठीक इसी तरह से हर 5 साल के बाद आबादी बढ़ने के कारण वोट डालने के लिए जो लोग जाते हैं उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए। लेकिन इस बार 115 सीटों पर इनकी संख्या घट गई है। 2019 में 48.5 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला। 2014 की तुलना में 12% अधिक मतदाताओं ने वोट किया, लेकिन 2024 में अभी तक केवल 4% अधिक मतदाताओं ने ही वोट किया है, करीब 50 करोड़। इतनी कम वृद्धि कैसे हुई और 115 सीटों पर संख्या घटी कैसे? इसके पीछे क्या कोई बड़ा रहस्य है? द हिंदू में कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती ने मतदाताओं की संख्या को लेकर एक विश्लेषण किया है। अगर उनका विश्लेषण सटीक है तो यह बेहद चिंता का विषय हो सकता है। हम और आप इस तरह की जानकारी को लेकर और अधिक अंधेरे में नहीं रह सकते। प्रवीण चक्रवर्ती ने दिखाया है कि 2019 की तुलना में 2024 में अभी तक जितनी सीटों पर मतदान हुआ है, वहां जो कुल वोट पड़े हैं, कुल वोट वो 2019 की तुलना में ज्यादा होने चाहिए। प्रवीण ने यह भी दिखाया है कि जिस तरह से आपकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, जीडीपी का संग्रह बढ़ जाता है, वोटर टर्नआउट यानी मतदान का प्रतिशत भी ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन जो मतदाताओं की वास्तविक संख्या है वो पिछले 5 साल में बढ़ जाती है। यही ट्रेंड रहा है। प्रवीण चक्रवर्ती ने दिखाया है कि अभी तक 5 चरणों में 427 सीटों पर मतदान हो गया है। इनमें से 115 सीटें ऐसी हैं जहां वोट डालने गए मतदाताओं की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। ऐसा भारत के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इतनी अधिक सीटों पर वोट डालने गए लोगों की संख्या कम हो जाए। 2019 की तुलना में 115 सीटों पर इस बार मतदान घटा है। यह कैसे हो सकता है? कायदे से तो मतदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए। 5 चरणों में अभी तक 427 सीटों पर मतदान हुए हैं। इनमें से 115 सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या के बढ़ने का प्रतिशत बहुत कम है। 2019 में केवल 19 सीटें ऐसी थीं जहां कुल वोटर की संख्या कम हुई थी, लेकिन इस बार तो 100 से अधिक सीटें हैं। प्रवीण चक्रवर्ती ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस और डेटा एनालिटिक्स ऑफ कांग्रेस के चेयरमैन हैं। आंकड़ों का विश्लेषण करते रहते हैं। द हिंदू अखबार ने इनके विश्लेषण को काफी विस्तार से छापा है। प्रवीण ने एक और अंतर किया है कि वे वोटर टर्नआउट की बात नहीं कर रहे। जैसे आपको बताया जाता है, हम लोग भी रिपोर्ट करते हैं कि लखनऊ में मतदान का प्रतिशत 50 से कम रहा। इसकी बात चक्रवर्ती नहीं कर रहे, बल्कि इसकी कर रहे हैं कि लखनऊ में इस बार कम लोग वोट देने आए 2019 की तुलना में। प्रवीण सवाल उठाते हैं कि वोट डालने आने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कैसे कम हो सकती है? यह तो कुछ रहस्य जैसा लगता है। क्या 115 सीटों पर आबादी घट गई या यहां से लोग पलायन कर गए? इन सीटों में से अधिकतर केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हैं। यह अजीब इसलिए भी है कि अचानक से इन सीटों से आबादी का कोई विस्थापन या पलायन तो नहीं हुआ। ऐसा हुआ होता तो 2014 या 2019 के चुनावों में भी दिख जाता। क्या यहां कुल मतदाताओं की संख्या का कम हो जाना किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा है? क्या यहां मतदाताओं को किसी तरह से हतोत्साहित किया गया वोट डालने से? प्रवीण चक्रवर्ती कहते हैं कि एक ही बात समझ आती है कि इन संसदीय क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो घटी है या घटाई गई हो सकती है। प्रवीण एक और सवाल उठाते हैं कि 2019 में जहां जहां विपक्ष जीता था, वहीं पर कुल मतदाताओं की संख्या क्यों कम हुई है?
क्या जानबूझकर मतदाताओं को रोका गया या उन्हें मतदाता सूची से अलग किया गया? प्रवीण का यह सवाल बेहद गंभीर है कि उन्हीं सीटों में वोट डालने वाले वोटर की संख्या घटी है जहां विपक्ष जीता है या उसके जीतने की संभावना है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि प्रवीण चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि 115 सीटें ऐसी हैं जहां वोट पड़ चुके हैं, वहां पिछली बार की तुलना में इस बार कम लोगों ने वोट डाला और यह कमी इसलिए हो सकती है क्योंकि बहुत से लोग मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए होंगे या किसी तरह मतदान करने से लोगों को रोका गया होगा। 115 सीटें कम नहीं होती। 5 चरणों में 427 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। इनमें से 27% सीटों में ऐसा देखा जा रहा है कि 5 साल पहले की तुलना में कम लोग वोट डालने आए। प्रवीण चक्रवर्ती के सवाल को हम फिर से दोहरा देते हैं कि 115 सीटों पर वोट डालने वालों की संख्या कम हुई है या अपने आप हुआ है या जबरन किया गया है। अगर आबादी घटी है तो ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता। इसलिए पूछना पड़ता है कि उन्हीं राज्यों या उन्हीं सीटों पर ऐसा क्यों हो रहा है जहां विपक्ष इस चुनाव में मजबूत है या जहां बाजी पलट सकती है। तो क्या इसलिए चुनाव आयोग नहीं बता रहा कि हर सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 2019 तक आयोग बताया करता था, मगर इस बार नहीं बता रहा। केवल मतदान का प्रतिशत बताया जाता है। क्या इसलिए कि दिख जाएगा कि मतदाताओं की संख्या खास सीटों पर घट गई है या घटा दी गई होगी, जिसकी तरफ प्रवीण चक्रवर्ती का विश्लेषण इशारा कर रहा है। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। आप वोट डालने के लिए किसी मतदान केंद्र पर जाते हैं, काफी देर तक लाइन में लगते हैं। जब आपको यह बताया जाता है कि आपके लोकसभा में मतदान का प्रतिशत इतना इतना रहा, तो क्या आपको जानने का हक नहीं कि आपके मतदान केंद्र में कितना वोट पड़ा? बूथ के स्तर पर बता देने से आपके जीवन में या भारत के चुनावी राजनीति के जीवन में कौन सा तूफान आ जाएगा? यह तो बेहद जरूरी आंकड़ा है। चुनाव आयोग ने इसे जारी करने से क्यों मना किया कि बूथ के स्तर का डेटा नहीं देंगे? आयोग का कहना है कि लोग इस नंबर से छेड़छाड़ करेंगे, भ्रामक जानकारियां फैलाएंगे। लेकिन जब असली जानकारी होगी आयोग की वेबसाइट पर, तो भ्रामक जानकारी को रोका भी तो जा सकता है। अगर कोई गलत जानकारी फैलाएगा तो उसके लिए चुनाव आयोग की अपनी मशीनरी भी तैनात है। वह तुरंत खंडन कर सकता है और उसके आधिकारिक आंकड़ों से फौरन हम लोग भी चेक कर सकते हैं, आप भी देखकर खंडन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि फॉर्म 17C की सारी जानकारी आप अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड कर सकते? तो उसी के जवाब में आयोग ने कहा कि कानून उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहता। ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत जरूरी मसला है। हम इस वीडियो में क्रमवार तरीके से चीजों को बता रहे हैं। यही है वो फॉर्म 17C जिसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। हर मतदान केंद्र पर जब मतदान समाप्त हो जाता है तब यह फॉर्म भरा जाता है। इस पर सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट साइन करते हैं और उन्हें भी एक कॉपी दी जाती है। पोलिंग एजेंट का यह अधिकार है, वो मांगेगा तो पीठासीन अधिकारी को फॉर्म 17C देना ही पड़ेगा। जिस तरह से आप पूरे जिले के बारे में जानते हैं, इस एक फॉर्म से आप अपने मतदान केंद्र के बारे में भी जान जाएंगे कि कितना वोट पड़ा। आयोग ने जो जानकारी दी है वो प्रतिशत में दी है। कायदे से तो आयोग को यह भी बताना चाहिए कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, बूथ के स्तर पर भी और संसदीय सीट के स्तर पर भी। लेकिन इस बार आयोग नहीं बता रहा। सुप्रीम कोर्ट में बहस यह हो रही है कि बूथ के हिसाब से फॉर्म 17C का आंकड़ा चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं प्रकाशित कर सकता। तो इसी के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि वो हर मतदान केंद्र का फॉर्म 17C अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर सकता। एक दलील दी गई, बहुत समय लगता है, लेकिन कई एक्सपर्ट दिखा रहे हैं इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता।
जिस तरह की डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके बाद इस तरह की जानकारी अपलोड करने में कोई समय नहीं लगता। आयोग कहता है कानून में ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया, यह दूसरा बहाना है कि उम्मीदवार और एजेंट के अलावा किसी और को भी देना है। अपने हलफनामे के पैरा 36 में चुनाव आयोग ने लिखा है कि फॉर्म 17C को वेबसाइट पर पब्लिश करने से लोग तस्वीरों को मॉर्फ कर सकते हैं, यानी लोग वेबसाइट से प्रिंट आउट लेकर उस पर 5 का 10 लिख देंगे। क्या इस डर से कोई जानकारी लोगों से छिपाई जा सकती है? बच्चों वाली बात है। चुनाव तो तभी फ्री एंड फेयर होगा जब सबको बराबर से सूचना मिलेगी। जो सूचना एजेंट के पास है वो हमारे पास होनी चाहिए और आपके पास भी होनी चाहिए। अब देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 50 तरह के आंकड़े दिए गए हैं। आज से नहीं, कई साल से हैं। हर कोई इन आंकड़ों को लेकर लेख लिखता है, विश्लेषण करता है। कोई झूठा दावा करेगा तो यहीं से पकड़ में आ जाएगा। सरकार की तमाम वेबसाइट है जिस पर वह खुद ही अपनी योजनाओं की उपलब्धियों के आंकड़े डालती है। चुनाव आयोग के तर्क से तो सरकार को भी अपनी वेबसाइट पर कोई आंकड़ा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लोग उस पर अपना नंबर चिपका देंगे, उसकी तस्वीर बिगाड़ देंगे और भ्रामक जानकारी फैला देंगे। बात बहुत सिंपल है। आपको अगर परीक्षा में 30 अंक मिले हैं तो उसे 70 बनाकर आप अपने पिताजी और हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल को धोखा दे सकते हैं, लेकिन पूरी क्लास को, पूरे स्कूल को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए आयोग का यह तर्क विचित्र है। क्या झूठ के वायरल हो जाने के डर से तथ्य और डेटा को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा? यह किस तरह का तर्क है? तर्क तो यह दिया जाना चाहिए कि झूठ ना फैले, इसलिए चुनाव आयोग सही और सारा का सारा डेटा प्रकाशित कर रहा है। यह उसी तरह का तर्क है जिसके पीछे छिपकर पार्टियों के चंदे की जानकारी को छिपाने की कोशिश की गई थी। जब सरकार ने कहा नागरिकों को फंडिंग जानने का पूर्ण अधिकार नहीं है, अदालत ने वह बात नहीं मानी। क्या कोर्ट अब अपने ही तर्क को उलट देगा? 24 मई को जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, वही कोर्ट कैसे इस तर्क को स्वीकार करेगा जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री करने वाले स्टेट बैंक को आदेश दिया सारी की सारी जानकारी चुनाव आयोग को दीजिए, चुनाव आयोग उसे प्रकाशित करेगा। अक्टूबर 2023 में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा पार्टी के फंड के बारे में जानने का नागरिकों का मूलभूत अधिकार नहीं है। वैसा ही कुछ जवाब आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि जानकारी नहीं देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने 68,320 बूथों से फॉर्म 70C के आंकड़ों को जमा कर लिया है। कुछ भी तो नहीं हुआ, तो फिर आयोग को किस बात का डर? डीएमके ने अभी आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन वह कर सकती है। कानून उसे सार्वजनिक करने से नहीं रोकता। पार्टी के डीएमके के आईटी विंग ने 20 मई को ट्विटर पर जानकारी दी कि पार्टी ने 25 दिन लगाकर हर बूथ से यह डेटा जमा कर लिया है। मुख्यमंत्री स्टालिन को भी दिखा दिया है। डीएमके आईटी विंग ने बताया है कि जब से फॉर्म 17C डिजिटाइज हुआ है तब से यह काम और भी बेहतर तरीके से होने लगा है। पार्टी ने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को इसकी ट्रेनिंग भी दी कि कैसे मतों को ट्रैक करना है और कैसे फॉर्म 70C के डेटा का मिलान ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट से करना है। साथ ही वोटिंग मशीन की यूनिक आईडी को भी नोट किया जाता है ताकि गणना केंद्र पर मिलान किया जा सके। डीएमके ने लिखा है कि अपने सहयोगियों और हमारी जीत के लिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गणना वाले दिन हमारे कार्यकर्ता सटीक आंकड़ों से लैस होंगे। ये होती है तैयारी। एक राजनीतिक दल के रूप में डीएमके ने शानदार काम किया। फॉर्म 17C से लेकर मतों की गिनती के दिन किस तरह तैयार होके जाना है, इसके लिए सभी को प्रशिक्षित कर दिया गया है। इससे लोकतंत्र और चुनाव की प्रक्रिया बेहतर होती है, विश्वसनीय होती है। सभी दलों को ऐसा करना चाहिए। जब एक पार्टी यह काम कर सकती है तो जाहिर है
चुनाव आयोग तो उससे भी कम समय में यह सब कर सकता है। ऐसे में तो यही तार्किक बात होगी कि आयोग पहले ही आंकड़ा जारी कर दे ताकि कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना रहे और पार्टियों की गणना से क्रॉस चेक किया जाता रहे। मूल बात यह है कि सही मतदान हो, सही संख्या सबको मालूम हो और सही तरीके से गिनती हो। कई लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या जरूरत है जानने की, तो उनकी जानकारी के लिए जरूरी है कि चुनाव में और हर चुनाव में ऐसा अनेकों बार होता रहा है कि किसी बूथ पर दोबारा मतदान हुआ, यानी गलती हुई, गड़बड़ी भी हो जाती है। ऐसे में क्यों नहीं पहले से ही उस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से निभाया जाए जो चुनाव में लोगों के विश्वास को और मजबूत करे। 24 मई को जब सुप्रीम कोर्ट की अवकाश बेंच के सामने यह मामला सुना जाएगा, वहां फिर से उन्हीं तर्कों का सामना होगा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के समय हो चुका है। अंजलि भारद्वाज, कन्नन गोपीनाथ का कहना है कि आयोग का यह तर्क सैद्धांतिक रूप से सूचना के अधिकार के खिलाफ है। ऐसा तर्क सरकार द्वारा मांगी गई किसी भी सूचना पर लगाकर सरकार जानकारी देने से मना कर सकती है। तो क्या हम इसे पारदर्शिता कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है। अगर वो वोट अपलोड किए जाते हैं जिन्हें गिना जाता है, तो फिर वो वोट क्यों नहीं अपलोड किए जाएं जो असल में दिए जाते हैं? ऐसे आयोग पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, ये सिब्बल साहब का कहना है। तो अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन के पास 17C फॉर्म जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को देगा, जिसमें हस्ताक्षर पोलिंग एजेंट के भी होंगे, तो वो डेटा तो इलेक्शन कमीशन के पास है, तो वो डेटा अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते? जब प्रत्याशी डिक्लेयर होता है कि वो जीत गया, तो वो वोट्स जो काउंट होती हैं वो तो डालते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। तो ये वोट क्यों नहीं, ये क्यों नहीं डालते कि कितने वोट पोल हुए हैं? इसीलिए दलों को ये शंका है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। और इसमें दिक्कत की क्या बात है? आपके पास वो डेटा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि आपके पास डेटा नहीं है। आप कहते हो कि नहीं, हमारी कोई कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके आधार पे हमारी जिम्मेदारी है कि हम डेटा अपलोड करें। अरे भैया, आपका फॉर्म 17 कानून का फॉर्म है ना, तो गैर कानूनी तो नहीं फॉर्म, उसमें तो सारा डेटा है। तो आप वो फॉर्म 17 का डेटा दे दीजिए। अब कानून ये तो नहीं कहेगा, ये तो ऑफिशियल फॉर्म है, ये कोई प्राइवेट फॉर्म तो नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन का फॉर्म है। तो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म अगर ये डेटा देता है जिसमें काउंटिंग का डेटा भी दिया जाता है, वो भी कोई प्रावधान नहीं है। वो तो लगा के काउंटिंग, वोट्स काउंटेड, वोट्स पोल्ड, दोनों चीजें हैं। तो आप दोनों चीजें दे दीजिए। अब नहीं देते, अब हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो साक्षात है। यहां मोदी जी ने कह दिया है कि भगवान ने उन्होंने यहां भेजा है। तो हम मोदी जी से कहते हैं आप भगवान हो, तो कोई थोड़ी तो अपने मतलब के चेलों को कहो ना कि कुछ काम तो सही तरह से करें। कांग्रेस ने भी कहा है कि मतदान के बाद जिस तरह से 1 करोड़ वोटर और जुड़ गए हैं, उससे कई सवाल पैदा होते हैं। इसलिए इन सवालों का जवाब अब पब्लिक को दिया जाना चाहिए। एडीआर और कॉमन कॉज ने 2019 के रिट याचिका में अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें 2019 के आम चुनावों के संबंध में मतदाता आंकड़ों में विसंगतियों का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने कई दिनों के बाद मतदान प्रतिशत का डेटा प्रकाशित किया। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के आंकड़े 11 दिनों के बाद और 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान के आंकड़े 4 दिनों के बाद प्रकाशित किए गए। इसके अलावा मतदान के दिन जारी किए गए प्रारंभिक आंकड़ों से अंतरिम मतदाता मतदान डेटा में 5% से अधिक का अंतर देखा गया है।
यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा वोटर बढ़ गए हैं। न केवल सूचना के अधिकार कानून है हमारे देश में, बल्कि अगर हम कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस के रूल्स देखें, उसमें रूल 93 साफ तौर से लोगों को यह अधिकार देता है कि वो फॉर्म 17C का पार्ट 1 देख सकते हैं, यदि वो चाहें उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इलेक्शन कमीशन, जो कि बार बार कहते हैं कि लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए चुनावों में, जब लोगों के मन में कहीं पे आशंका आज उठ रही है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सूचना देखना चाहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि हम ये सूचना नहीं डालेंगे अपनी वेबसाइट पर। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ तक कह दिया कि फॉर्म 17C का उसके पोजेसर के साथ एक 1-on-1 रिलेशनशिप है और वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अब अगर इस तरीके का तर्क हर कोई लेने लगे सरकार में और कहे हर रिकॉर्ड का उसके पोजेसर के साथ, जो जिसके पास वो रिकॉर्ड है उसके साथ 1-on-1 रिलेशनशिप है, तो फिर जनता के सूचना के अधिकार का क्या होगा? फिर तो हर रिकॉर्ड को डिनाई किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ये तक कह दिया कि अगर हम फॉर्म की कॉपी देंगे तो बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर ये फॉर्म मांगेंगे। तो यही कहा गया है याचिका में भी कि आप फॉर्म की कॉपी जो है वेबसाइट पर डाल दीजिए, किसी को आके मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भीड़ भाड़ की बात नहीं है ये। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होने वाली बात हो रही। ये तो सीधी सी बात है। इलेक्शन कमीशन के पास जो आरओज हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, सबके पास फॉर्म 17C पार्ट 1 पड़े हैं और ऑल दैट इज़ बीइंग आस्क्ड कि आप ये फॉर्म 17C पार्ट 1 की कॉपी लेकर, फोटो लेकर आप वेबसाइट पे डाल दीजिए, जिससे कि लोग खुद देख सकें कि हर पोलिंग स्टेशन पर कितनी पोलिंग हुई, कितने लोग आए, उन्होंने वोट कास्ट करा, जिससे कि किसी के मन में भी अगर शंका हो, अगर सवाल हो वोटर टर्नआउट को लेकर, तो वो सवालों का जवाब उन्हें मिल जाए। राजनीतिक दल खुद से भी फॉर्म 17C का डेटा छाप सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं, उनका काम जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन यह कर देना चाहिए ताकि लोगों का संदेह दूर हो। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद लेटेस्ट हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पन्ने हमने पलट कर देखे। आयोग खुद कह रहा है कि एजेंट के मांगे बिना भी फॉर्म 17C की प्रति एजेंट को दी जानी चाहिए। पेज नंबर 167 पर लिखा है कि चुनाव खत्म होने पर पीठासीन अधिकारी को रूल 49S के तहत मशीन में दर्ज किए गए वोटों का ब्यौरा तैयार करना होगा। यह फॉर्म 17C के भाग 1 में किया जाता है, इसे डुप्लीकेट में करना होता है। फिर रूल 49S के अनुसार चुनाव खत्म होने पर हर पीठासीन अधिकारी को, हर पोलिंग एजेंट को फॉर्म 17C में दर्ज की गई वोटों की जानकारी की सत्यापित कॉपी देनी होती है। इसके बदले में पोलिंग एजेंट को एक रसीद देनी होती है। जितने पोलिंग एजेंट होंगे उतनी ही फॉर्म 17C की कॉपी तैयार करनी होगी। आयोग की हैंडबुक में लिखा है कि अगर पोलिंग एजेंट ना मांगे तब भी उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए। जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो ईवीएम स्ट्रांग रूम पर सबमिट होती है, जमा होती है। इसके अलावा आयोग की वेबसाइट पर एजेंट के लिए भी एक हैंडबुक है, उसे भी पढ़िए। इसमें लिखा है कि एजेंट एंटाइटल्ड है, यानी उसका अधिकार है कि उसे फॉर्म 17C की एक प्रति मिले। जोर देकर लिखा गया है कि एजेंट को इसे नहीं छोड़ना चाहिए। यह भी लिखा है कि अगर कोई एजेंट फॉर्म 17C की प्रति लेने से मना कर देता है तो पीठासीन अधिकारी को अपने डिक्लेरेशन में उसका नाम दर्ज करना होगा। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने हैंडबुक के इस हिस्से को ट्वीट कर लिखा है, उनके पास अकोला के हर बूथ पर पड़े वोटों की जानकारी मौजूद है। अगर चुनाव आयोग गलत तरीके से खेल रहा है तो मैं और अकोला से मेरे सहयोगी बहुत जल्द इस आंकड़े को सार्वजनिक करने वाले हैं। गजब है, पोलिंग एजेंट नहीं लेना चाहे तब भी उसे पकड़ के देना है, फिर भी मना कर दे पीठासीन अधिकारी को रिकॉर्ड में लिखना है।
यहां हम मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं, कह रहे हैं नहीं देंगे। डू यू गेट माई पॉइंट? खुद चुनाव आयोग कहता है पोलिंग एजेंट नहीं मांगे तब भी देना है, मगर सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है पब्लिक को बताना ही है, ऐसा कानून में नहीं लिखा। जब आप पोलिंग एजेंट को दे रहे हैं तो मुझे भी दीजिए। सारे व्हाट्सएप अंकिल सोसाइटी के गेट पर इन दिनों खाली बैठे रहते हैं शाम के वक्त, उन्हें भी दीजिए। कभी तो उन्हें असली आंकड़े दीजिए। अगर आप पोलिंग एजेंट को डेटा दे रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिलों को नहीं दे रहे हैं तो एक तरह से आप उन अंकिलों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अंकिल सब ये बर्दाश्त करेंगे, अपनी गंजी फाड़कर गेट पर ही लेट जाएंगे सब। यह चुनाव केवल पोलिंग एजेंट और उम्मीदवार का नहीं है, हमारा भी है, उन अंकिलों का भी है। अगर आयोग नहीं पब्लिक करेगा तो हो सकता है राजनीतिक दल कर दे, तो क्या हो जाएगा? आयोग ने नहीं कहा कि राजनीतिक दल जारी नहीं कर सकता। 2024 से पहले तो दिया जा रहा था, क्यों इसी बार इसे बंद किया गया? जब 2019 में दिया गया तो कौन सा तूफान आ गया? 24 मई को जब सुनवाई होगी तो इन सब बातों पर आप भी नजर रखिएगा। आपको सुनवाई की बातें समझ आएंगी। संख्या को लेकर आयोग को सब कुछ बता देना चाहिए। ऐसे ही लोग 10 तरह की बातें कर रहे हैं। मतदान के बाद 1 करोड़ से ज्यादा वोट कैसे बढ़ गया? टोटल वोटर कितना है बता नहीं रहे हैं। अब पता चल रहा है 115 सीटों पर जो वोट डालने आए उनकी संख्या कम है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।